22 अक्टूबर 1947 कश्मीर की वादियां जल रही थीं। पाकिस्तानी ट्राइबल्स ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला। लूट, बलात्कार और कत्लेआम बारामूला तक पहुंच चुका था। महूरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया और कश्मीर अंधेरे में डूब गया। महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली संदेश भेजा कि मुझे फौजी मदद चाहिए, और फिर वो बोले, अगर सुबह तक मदद ना पहुंचे तो मुझे सोते में गोली मार देना। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इस एक्ट के तहत इंडिया को दो डोमिनियन में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त भारत में 565 रियासतें थीं। इन रियासतों को छूट दी गई कि या तो वो भारत या पाकिस्तान से जुड़ सकती हैं या वो खुद को आज़ाद भी रख सकती हैं। 15 अगस्त 1947 तक ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थीं। सिर्फ 3 रियासतों के विलय का मामला उलझा था: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का विलय 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ, जबकि जूनागढ़ का विलय 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के बाद हुआ। लेकिन कश्मीर के मामले में पैच फंस गया। जून 1947 में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह से मिलने कश्मीर गए, लेकिन हरि सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मुलाकात नहीं की। कुछ समय बाद माउंटबेटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स को कश्मीर भेजा। लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर गए, पर बात नहीं बनी। लॉर्ड हेस्टिंग्स अपने नोट में लिखते हैं कि जब भी मैंने विलय की बात करनी चाहिए, महाराजा हरि सिंह ने विषय बदल दिया। एक आर्टिकल में महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था, जो महाराजा को पसंद नहीं था, और पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था, उसके साथ जाना भी ठीक नहीं था। इसलिए महाराजा आज़ाद रहना चाहते थे। लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 24 अगस्त 1947 की बात है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 10 दिन बीत चुके थे। टीबी और फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे मोहम्मद अली जिन्ना कुछ दिन कश्मीर में गुजारना चाहते थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर जाकर 2 हफ्ते की छुट्टियों का इंतजाम करने को कहा। 5 दिनों बाद बर्नी कश्मीर से लौटकर पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने जिन्ना से कहा, महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना एक टूरिस्ट के तौर पर भी कश्मीर की जमीन पर कदम रखे। जिन्ना को यह जवाब सुनकर सदमा सा लगा। असल में जिन्ना को लगता था कि आज नहीं तो कल कश्मीर पाकिस्तान का होगा। बंटवारे के वक्त उन्होंने कहा भी था, कश्मीर वाज अ राइप फ्रूट विच वुड फॉल इनटू हिज लैप ओनली, यानी कश्मीर पके फल की तरह पाकिस्तान की झोली में ही गिरेगा। अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि जिन्ना ने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर भेज दिया। एजेंट ने लौटकर जिन्ना को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था, हरि सिंह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। सितंबर 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग की, और इस मीटिंग का मकसद था महाराजा हरि सिंह को किसी भी तरह कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने के लिए मजबूर करना। मीटिंग में सीधे सीधे कश्मीर पर अटैक करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को लगता था कि ऐसा करने से भारत के साथ जंग छिड़ जाएगी। कर्नल अकबर खान, जो पहले ब्रिटिश भारतीय सेना और बाद में पाकिस्तानी सेना के एक सम्मानित अधिकारी थे, उन्होंने दूसरा प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि कश्मीर की वो मुस्लिम आबादी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, को राजा के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए हथियार और पैसा दिया जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि इसमें काफी वक्त लग सकता है, इसलिए ये प्रपोजल होल्ड कर दिया गया। तीसरा प्रपोजल था कि पठान कबीलाइयों को हथियारों के साथ कश्मीर भेजा जाए और उन्हें पीछे से पाकिस्तानी सेना की मदद मिले। मीटिंग में इस प्रपोजल पर मोहर लग गई। पाकिस्तान ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन गुलमर्ग। तब जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मैसरबी पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें जानबूझकर हथियारों की खरीद के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, ताकि उन्हें इस ऑपरेशन की भनक तक न लगे। कबायली पठानों के 10 बटालियन तैयार किए गए। हर बटालियन में 1000 सैनिक, पाकिस्तानी सेना से एक मेजर, एक कैप्टन और 10 जेसीओ शामिल किए गए। सैनिकों का चुनाव पठानों में से ही किया गया। वो कबायलियों जैसे ही कपड़े पहनते थे। बटालियन को आगे बढ़ने के लिए ट्रक और पेट्रोल की व्यवस्था भी पाकिस्तान ने की। इसके अलावा फोर्स ने उन्हें लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी थी। 22 अक्टूबर 1947 की बात है। एक पुरानी फोर्ड स्टेशन वैगन धीरे धीरे रेंगते हुए झेलम नदी के पुल से 100 गज पहले आकर रुक गई। उसकी लाइटें बुझी हुई थीं। गाड़ी में मुस्लिम लीग का युवा नेता सैराब हयात खान बड़ी बेचैनी से अपनी मूछें ऐंठ रहा था। उसके पीछे कबायलियों के ट्रकों की एक लंबी कतार थी। हर ट्रक में लोग चुपचाप बैठे हुए थे। झेलम नदी का पुल पार करते ही जम्मू कश्मीर की रियासत शुरू हो जाती थी। लापियर और कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, अचानक स्टेशन वैगन में बैठे लोगों को रात के अंधेरे में आसमान में आग की लपटें दिखाई दी। ये इस बात का संकेत था कि पुल के पास हरि सिंह के मुसलमान सैनिकों ने बगावत कर दी है। श्रीनगर की टेलीफोन लाइन
लाइन काट दी गई है। स्टेशन वैगन के ड्राइवर ने अपना इंजन स्टार्ट किया और पुल पार कर गया। कश्मीर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान का टारगेट था 26 अक्टूबर से पहले श्रीनगर पर कब्जा करना और एक वैकल्पिक सरकार का गठन करके कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कराना। कबायलियों ने सबसे पहले धावा मुजफ्फराबाद पर बोला। वहां महाराजा के करीब 500 सैनिक थे। इनमें शामिल मुस्लिम सैनिक पाला बदलकर कबायलियों के साथ मिल गए। कुछ ही घंटों में मुजफ्फराबाद कबायलियों के कब्जे में था। कबायलियों ने लूटपाट, मारकाट और आगजनी शुरू कर दी। गैर मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बना लिया। सैराब हयात खां सोच रहे थे कि वे जल्द ही कश्मीर फतेह कर लेंगे, लेकिन कबायलियों ने 3 दिन मुजफ्फराबाद में ही गुजार दिए। इसके बाद कबायली डोमल, पुंछ, रावलकोट और उरी पर हमला करते हुए बारामूला तक पहुंच गए। वहां भी लूटपाट और कत्लेआम मचाया। इतना सामान लूटा कि उनके पास रखने तक की जगह नहीं बची। कई कबायली तो ट्रकों में सामान, जानवर और औरतों को भरकर वापस भी लौट गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं कबायलियों को खाना खिलाने की पेशकश कर रही थी, लेकिन पठानों को डर था कि इसमें जहर हो सकता है। पठानों ने जबरन उनकी बकरियां पकड़ ली और उन्हें भूनकर खा गए। कबायलियों ने महूरा पावर स्टेशन को डायनामाइट से ब्लास्ट करके उड़ा दिया। पूरे कश्मीर में अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि महाराजा के महल में जल रहे हजारों बल्ब बुझ गए। महाराजा हरि सिंह समझ गए कि अब उनका श्रीनगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। 24 अक्टूबर की रात 11 बजे उन्होंने दिल्ली संदेशा भिजवाया कि कश्मीर पर हमला हो चुका है, भारत जल्द से जल्द सैन्य मदद भेजे। 26 अक्टूबर को बीपी मेनन विलय पत्र के दस्तावेज अपने साथ लेकर जम्मू पहुंचे। राजा हरि सिंह से दस्तखत करवाए और दिल्ली लौट आए। कबायली तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। उनका टारगेट था श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना। भारत को हर हाल में इसे बचाना था, वरना पूरा कश्मीर हाथ से निकल सकता था। तब भारत के पास मालवाहक विमानों की कमी थी। सरकार ने टाटा ग्रुप से मदद मांगी। इसके बाद टाटा DC-3 डकोटा विमान एयरफोर्स को सौंप दिया गया। डकोटा अमेरिकी डिजाइन ट्रांसपोर्ट विमान था। इसका इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी हुआ था। 27 अक्टूबर सुबह 5 बजे सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन ने DC-3 डकोटा विमान से श्रीनगर के लिए दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 7 बजे सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने श्रीनगर में मोर्चा संभाल लिया और दूसरी टुकड़ी को पट्टन भेज दिया गया। पट्टन बारामूला जिले में ही आता है। सुबह करीब 11 बजे श्रीनगर बारामूला हाईवे पर भारतीय सेना का मुकाबला कबायली लड़ाकों से हुआ। कबायलियों की संख्या कहीं ज्यादा थी। सिख रेजिमेंट के जवानों ने कबायलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन इस कोशिश में 24 जवान और लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को जान गंवानी पड़ी। कर्नल राय को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। वे आजादी के बाद पहला गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले सैनिक बने। कर्नल राय की वजह से भारत को कश्मीर में फिर से सैनिक भेजने का मौका मिल गया। इसके बाद 161 इन्फेंट्री श्रीनगर पहुंची, जिसे लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर LP सिंह। साथ ही 1st पंजाब, 1st कुमाऊं और 4th कुमाऊं की बटालियन भी श्रीनगर उतर चुकी थी। 2 नवंबर को आर्मी को खबर मिली कि करीब 1000 लड़ाके बड़गांव पर हमला करने वाले हैं। 3 नवंबर 1947 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की 3 कंपनियों को बड़गाम भेजा गया। इसकी एक डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। दोपहर 2:30 बजे कबायलियों ने मेजर शर्मा की कंपनी को 3 तरफ से घेर लिया। तब मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। कुछ दिन पहले ही हॉकी खेलने के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। कबायलियों की संख्या करीब 700 थी और मेजर शर्मा की कंपनी में महज 100 सैनिक थे। एक सैनिक 7 कबायलियों से लड़ रहा था। दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी हो रही थी। एक के बाद एक मेजर शर्मा के साथी शहीद हो रहे थे। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए मेजर शर्मा एक एक पोस्ट पर जाकर मैगजीन पहुंचाने लगे, ताकि किसी पोस्ट पर गोलियां खत्म ना हो। इसी बीच मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर संदेश भेजा कि दुश्मन हमसे बस 45 मीटर की दूरी पर है। हमारे हथियार गोला खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान रहने तक लड़ेंगे। इसी बीच एक मोर्टार सोमनाथ शर्मा को लगा और वे शहीद हो गए। उनकी टुकड़ी के 20 जवानों ने शहादत दी। डेल्टा कंपनी ने कबायलियों को 6 घंटे तक रोक के रखा। इतना समय काफी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। मेजर शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आजादी के बाद परमवीर चक्र पाने वाले वे पहले सैनिक थे। 161वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर LP सेन अपनी किताब स्लेंडर वाज द थ्रेड कश्मीर कन्फ्रंटेशन 1947-48 में लिखते हैं, 4 नवंबर की सुबह जब मैं जंग के हालातों को लेकर रिव्यू कर रहा था, तभी मुझे मैसेज मिला कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह घाटी में आ चुके हैं। वे मेरे हेड ऑफिस आ रहे हैं। मुझसे मिलते ही सरदार पटेल ने कहा, श्रीनगर को बचाना ही है। मैंने कहा, मुझे और ज्यादा सैनिक चाहिए, संभव हो तो कुछ तोपखाने भी।
जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। सरदार पटेल उठे, उन्होंने कहा, मैं तुरंत दिल्ली लौट रहा हूँ, आपको जो चाहिए वो जल्द से जल्द मिलेगा। उसी शाम मुझे मैसेज मिला कि पैदल सेना की 2 बटालियन, बख्तरबंद गाड़ियों का एक स्क्वाड्रन और फील्ड आर्टिलरी की एक यूनिट बाय रोड घाटी में भेजी जा रही है। इंजीनियरों ने पठानकोट से जम्मू तक सड़क पर कई पुलियाओं को बना दिया था। अब घाटी तक बड़ी संख्या में सैनिक पहुंच सकते थे। 7 नवंबर को कबायलियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया और जमकर कत्लेआम मचाया। 24 दिसंबर को झंगड़ पर भी कबायलियों ने कब्जा कर लिया। उनका अगला टारगेट नौशेरा था। उन्होंने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया। तब नौशेरा की कमान 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान खान संभाल रहे थे। बंटवारे से पहले ब्रिगेडियर उस्मान को जिन्ना ने पाकिस्तान सेना प्रमुख बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर नाराज जिन्ना ने उनका सिर कलम करने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। 4 जनवरी 1948 की शाम नौशेरा पर कबायलियों ने हमला बोला, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उस हमले को नाकाम कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम से दूसरा हमला बोला, ये भी नाकाम रहा। उसी शाम 5000 कबायलियों ने तोपखाने के साथ एक और हमला बोला, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और उनके साथियों ने तीसरी बार भी नौशेरा को बचा लिया। इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के पास के सबसे ऊंचे इलाके कोट पर जीत हासिल की और 18 मार्च 1948 को भारतीय सेना ने झंगड़ वापस हासिल कर लिया। जनरल वीके सिंह ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी में लिखते हैं, भारतीय सेना के हाथ से झंगड़ निकल जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा भारतीय सेना के कब्जे में नहीं आता। जब झंगड़ पर कब्जा हुआ तो एक गांव से एक पलंग उधार ली गई और ब्रिगेडियर उस्मान उस रात उस पर सोए। 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी कबायलियों से लड़ते वक्त ब्रिगेडियर उस्मान में 36 साल की उम्र में शहीद हो गए। उनके जनाजे में भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई। भारत ने 1 महीने के भीतर बारामूला, उरी, बड़गांव सहित कश्मीर के बड़े हिस्से से कबीलाइयों को खदेड़ दिया। मीरपुर, गिलगित, बल्तिस्तान जैसे कुछ इलाकों में ही कबीलाइयों का कब्जा रह गया था। भारत की फौज अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने ही वाली थी। इसी बीच 1 जनवरी 1948 को भारत इस मसले को लेकर यूएन चला गया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन जंग चली। यूएन के दखल के बाद 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान सीज फायर पर राजी हो गया। जम्मू कश्मीर का करीब 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, जबकि करीब 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया।